हैवी वाटर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? D2O। जैसे हम H2O को बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो है, या हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो H2O को, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से जो हैवी वाटर है ये हैवी हाइड्रोजन, जिसे आप ड्यूटेरियम बोलते हैं, उसका ऑक्साइड है D2O। और जो D2O है, जो हैवी वाटर है, ये आपने आज तक कहीं देखा नहीं होगा, ना आपसे कहीं जिक्र आया है। उसकी वजह क्या रहती है? देखिए, उसकी वजह ये है कि जब आप लगभग 29,000 लीटर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तब कहीं जाकर के आपको 1 लीटर हैवी वाटर मिलेगा। यानी कि 22,000 लीटर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपको 1 लीटर हैवी वाटर मिलेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, या क्यों ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं? जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वाटर में ही हैवी वाटर प्रेजेंट है, हालांकि उसकी अमाउंट काफी कम रहती है। तो जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स, या कोई और दूसरे इलेक्ट्रोड्स भी लिए जा सकते हैं, तो आप देखेंगे जो वाटर है H2O, वो जब आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव आयंस देगा और OH नेगेटिव आयंस देगा। इसी तरह से जो हैवी वाटर है D2O, वो भी आयनाइज होगा और D पॉजिटिव और OD नेगेटिव ड्यूटेरो ऑक्साइड, OH नेगेटिव होता है हाइड्रोक्साइड आयन, और जो OD है उसको बोल देते हैं ड्यूटेरो हाइड्रोक्साइड, ड्यूटेरो ऑक्साइड बोल देते हैं, एनायन। तो जो H पॉजिटिव है इसका वेट क्या होता है? कम होता है देन D पॉजिटिव। इसलिए ये H पॉजिटिव तेजी से कैथोड पर मूव कर जाएगा और कैथोड पर मूव करके डाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और जो OH नेगेटिव आयंस हैं ये एनोड पर पहुंचेंगे और एनोड पर पहुंच करके अपना चार्ज लूज करेंगे और डाई ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेंगे। यहाँ पे आपको डाई ऑक्सीजन गैस लिबरेट होते हुए दिखेगी। अब क्योंकि ये जो OD नेगेटिव है और ये D पॉजिटिव है, हैवी आयंस हैं, तो उनके मुकाबले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तेजी से मूव कर जाएंगे कैथोड और एनोड पर, और डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेंगे। और जो D2O है वो अनइलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर्म में इस वाटर में बचता है। यानी कि अगर आपने 29,000 लीटर वॉल्यूम वाटर का लिया है और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हो, तो जा करके कहीं आपको 1 लीटर हैवी वाटर मिलता है। ठीक है, एक तरीका तो ये रहता है हैवी वाटर को बनाने का, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जो हैवी वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 374.42 केल्विन, 374.42 केल्विन। और जो आपके पास नॉर्मल वाटर का मतलब है जो H2O है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आप सभी को मालूम होता है 373 केल्विन होता है, या ज्यादा एग्जैक्ट देखेंगे 373.15 केल्विन होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यूनिट 12 में पढ़ेंगे।
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर दो सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस से कम का है, जैसे यहाँ पे लगभग 5 बल्कि और कम का है, बहुत कम का है, 374 है ये और ये 373 है, तो जब 10 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं उन सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉयल हो जाता है, उसकी वेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो उसी वेसल में मिल जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके भी हम हैवी वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके बताए आपको, एक तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करिएगा तो हैवी वाटर मिल जाएगा, दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप करेंगे वाटर का तो आपको हैवी वाटर मिल जाता है। हैवी वाटर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है, लेकिन जो वाटर है उसके मुकाबले हैवियर है। और जो हैवी वाटर है उसकी और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्मल वाटर से अलग होती है। जो नॉर्मल वाटर है वो ज्यादा पोलर होता है देन द हैवी वाटर D2O, जिसकी वजह से जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हैवी वाटर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पोलर सब्सटेंसेस हैं या जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन मोलर सॉल्वेंट। तो पोलरिटी ज्यादा होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हैवी वाटर। ये हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एनसीईआरटी में इन्होंने मेंशन की है वो की है इनके यूजेस के बारे में। मैं उसके बारे में बात को आऊंगा, पहले मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर हैवी वाटर कैल्शियम कार्बाइड CaC2 से रिएक्शन करेगा, दिस इज योर कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड। तो जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन आप हैवी वाटर से करेंगे तो C2D2 बनेगा। जैसे अगर यहाँ पर H2O होता तो क्या बनता C2H2, और अगर ये रिएक्शन करता CaC2 से तो CaOH होल ट्वाइस बनता। तो इसे क्या बोलते हो आप, C2H2 को, C2H2 को आप क्या बोलते हो? हाँ, ये इथाइन है आपके पास। क्या है ये? इथाइन है। और जब हैवी हाइड्रोजन लग गया, डी लग गया, तो इसको बोल देते हैं ड्यूटीरो इथाइन। हाँ, ड्यूटीरो इथाइन, या इसको हम एसिटाइलिन ही बोलते हैं। आपको अभी क्लास 10th में पढ़ा है आपने, ये जो C2H2 है ना, C2H2 का मतलब क्या हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसको आप बोला करते हो एसिटाइलिन। क्या बोलते हो? और इसी तरह से ये C D ट्रिपल बॉन्ड CD, ये आपके पास क्या हो गया, ड्यूटीरो एसिटाइलिन। इट इज ड्यूटीरो एसिटाइलिन, राइट। तो ये कंपाउंड क्या बना, ड्यूटीरो एसिटाइलिन। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे आप बोलते हो। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी क्या है, कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड, वेरी गुड, हाइड्रो की जगह ड्यूटेरोक्साइड हो जाएगा। इसी तरह से जब आप SO3 की रिएक्शन H2O से कराते थे तो H2SO3 बनता, H2SO4 बनता था और उसका नाम होता था सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्योंकि हैवी वाटर से करा रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाली है, तो ये ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड
या ड्यूटीरो सल्फ्यूरिक एसिड इसे हम बोल दिया था। हाइड्रोजन अगर होता है H2 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड, अब ड्यूटीरो सल्फ्यूरिक एसिड इसे हम बोल देंगे। ऐसे ही जब एल्युमिनियम कार्बाइड हैवी वाटर से रिएक्शन करेगा तो CH4 अगर होता तो मीथेन बोलते, अभी CH4 को बोलेंगे ड्यूटीरो मीथेन। इट इज ड्यूटीरो मीथेन। और अगर ये AlOH होल थ्राइस होता तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता, अब क्या होगा एल्युमिनियम ड्यूटेरोक्साइड। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हैं यहाँ पर हैवी वाटर की, कैल्शियम कार्बाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ। अब हम इनकी जो हैवी वाटर है उसके यूज पढ़ लेते हैं। हैवी वाटर का जो मेन यूज है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, जहां पर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेटर। तो जो हैवी वाटर है इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉड्यूलेटर इन न्यूक्लियर reactors and in exchange reaction for the study of reaction mechanism and in exchange reactions for the study of reaction mechanism। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास ये है H, ये हमारे पास है H3PO2, H3PO2, ठीक है, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, और अगर आप इसे D2O के साथ यानी कि हैवी वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये जो कंपाउंड है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये केवल एक H एटम जो है वो ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज करेगा, यानी कि कुछ ऐसा बनाएगा DH2PO2, DH2PO2, इस तरह के का एक केवल H पॉजिटिव को एक्सचेंज करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे H कितने, 3 है, लेकिन कितना एक्सचेंज कर रहा है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H3PO2 है इसमें केवल और केवल एक आयनाइजेबल H पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि H3PO2 में केवल एक ही H पॉजिटिव आयन है जो कि आयनाइजेबल है, यानी कि जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, इट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, यानी केवल ये एक H पॉजिटिव आयन दे सकता है, क्योंकि ये केवल और केवल एक हैवी वाटर के D पॉजिटिव आयन के साथ एक्सचेंज कर रहा है इसका एक H पॉजिटिव। When hypophosphorus acid is treated with D2O, only one H atom is found to exchange with deuterium। ड्यूटेरियम के साथ केवल एक H इसका एक्सचेंज हो रहा है, H3 का एक H हटा और एक D आ गया। This suggests that H3PO2 has only one ionizable H atom and hence it is a मोनोप्रोटिक एसिड, और इसको मोनोबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो H3PO2 के बारे में कैसे पता चला? ये केवल एक ही प्रोटॉन दे सकता है जब हमने इसका रिएक्शन H3PO2 का D2O के साथ करा है। इस बेस पर हम H3PO2 का स्ट्रक्चर ही बता सकते हैं। This is the structure of H3PO2 which is hypophosphorus acid। देखिए ये वाला H गया होगा, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एसिड जिनमें
एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास होता है, OH ग्रुप के पास होता है, वो कहलाते हैं आपके ऑक्सो एसिड्स। अभी पढ़ेंगे आप एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में आगे, ऐसे एसिड जिसमें एसिडिक प्रोटॉन, जब ये H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा तो ये स्पीशीज बनेगी, ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये H, ये H। तो ऐसे एसिड जिनमें की एसिडिक प्रोटॉन, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप के पास होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऑक्सो एसिड। यानी कि जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ये एक ऑक्सो एसिड भी है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा H3PO4 का, और मैंने आपको बताया कि ये जब हैवी वाटर से आप इसका ट्रीटमेंट कराओगे तो ये D3PO4 बनाएगा। अब मुझे इसका मतलब बता दो, इसने 3 D पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज किया, इसका मतलब क्या निकाल सकते हो? H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है? अभी आपने H3PO2 का देखा था ना, अभी आपने H3PO2 का देखा था। H3PO2 में क्या हो रहा था? हाइपोफॉस्फोरस एसिड में DH2PO2, तो क्या बताया था कि कैसा एसिड है? मोनोबेसिक। और यहाँ तीनों H हट गए भैया, और तीनों जगह क्या आ गया? T, यानी कि 3 H को ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या मतलब हुआ? H3PO4 कैसा है? ट्राई बेसिक एसिड है, या इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है, और इस बेस पर इसका स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। देखिए H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे? ये OH OH OH, ये भी ऑक्सो एसिड ही है, जिसमें एसिडिक प्रोटॉन किसके पास है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास है, OH ग्रुप के पास है। तो ये तीनों H हट गए और 3 D पॉजिटिव आयन यहाँ पर लग गए। तो यही कहा, and in exchange reactions for the study of reaction mechanism। ठीक है, मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूं। देखिए एक कंपाउंड और है हमारे पास H3PO3, इसमें बना D2HPO2 बना। साहब आप बताएंगे ये कितना बेसिक एसिड है? इसकी बेसिसिटी कितनी है? डाई बेसिक, क्योंकि 2 D पॉजिटिव पहुंच गए ना। इसका स्ट्रक्चर बना दो, देखो कितने OH आएंगे, कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड, 2 आएंगे। कितना आएंगे? 2। तो ये D2O से रिएक्शन करके पता चला सर कि अगर यहाँ पे 2 H रिप्लेसेबल हैं, 2 D पॉजिटिव जा सकते हैं, यानी कि 2 एसिडिक प्रोटॉन है वो एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज रिएक्शन पता चल गया। ठीक है, तो इसके मेन यूजेस हैं हैवी वाटर के एज ए मॉडरेटर, और एज ए ट्रेसर कंपाउंड, और इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये इनके मेन यूजेस हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बताया। मैं आपको एक बार टेबल और दिखा देता हूं, जिस टेबल की यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं कि टेबल 9.3 में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने हैवी वाटर के बताया हुआ है, उसको और देख लेते हैं जल्दी से। टेबल 9.3, मैं टेबल 9.3 पर पहुंच रहा हूं। दिस इज योर टेबल 9.3। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर की गई है वाटर की हैवी वाटर से। आप देखेंगे सभी कुछ हैवी है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है हैवी वाटर का वो नॉर्मल वाटर से ज्यादा है। इसका 18 पॉइंट समथिंग है, इसका 20 पॉइंट समथिंग है। मेल्टिंग पॉइंट हैवी वाटर का ज्यादा है 276, इसका 273। बॉइलिंग पॉइंट भी हैवी वाटर का ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हैवी वाटर की ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी हैवी वाटर की ज्यादा है। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ये भी हैवी वाटर की ज्यादा है। डेंसिटी भी हैवी वाटर की ज्यादा है। विस्कोसिटी भी हैवी वाटर की ज्यादा है नॉर्मल वाटर से।
और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ये हार गया, है ना। और इसीलिए बताया था कि हैवी वाटर में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है देन द नॉर्मल वाटर। वजह, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये दुश्मन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में वर्क करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दुश्मन है। जितना इसकी वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तेजी से तोड़ देता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉर्मल वाटर का ज्यादा होने की वजह से हैवी वाटर से जो नॉर्मल वाटर H2 है आपका, वो ज्यादा अच्छे से आयनिक कंपाउंड्स को, पोलर कंपाउंड्स को अपने में सॉल्युबल कर लेता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर 5.7 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ऑर्डर की, ये डाटा दिया नहीं है, हालांकि ये कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी जरूर। नाउ वी गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज यस हाइड्रोजन इकोनॉमी। चलिए कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, या इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरह पढ़ेंगे। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हाइड्रोजन इकोनॉमी। टॉपिक सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है, वाओ, हाइड्रोजन की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है जो हाइड्रोजन है वो इकोनॉमिकल हो गई हो, उसे हम यूज में ले सकें, है ना। लेकिन देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। देखिए, डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। आज जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया है वो, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बहुत बढ़िया से उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, ठीक ठाक अमाउंट में मिल जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक चैलेंज है, उनको अगर हम लगातार यूज करते रहेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। बहुत लोगों ने कई बार भविष्यवाणी कर दी, अभी तक किसी की सही हुई ना, कि ये इस ईयर में जो है जितने भी फ्यूल्स वगैरह हैं सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसके बाद नहीं मिलेंगे, और वो सब बातें सबने कहा है फिलहाल। लेकिन तो थ्रेड बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो अमाउंट में बहुत कम है, उनसे एनर्जी हालांकि बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है कि उससे कार चला लें या घर में लाइट बना लें या फिर एज ए जनरल फ्यूल की तरह यूज कर पाए रेडियो एक्टिव एनर्जी को, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत कम अमाउंट में, और जब उनको यूज करके एनर्जी रिलीज होती है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो आज के समय में एक ऐसे फ्यूल की तलाश है जो इनका अल्टरनेटिव हो सके, और उसी की खोज में हम हाइड्रोजन तक पहुंच गए। हाइड्रोजन जब अंडर कंबशन जाएगा तो उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। खास करके अगर आप वेट के हिसाब से देखें, ग्राम के हिसाब से देखें, जैसा आप देख सकते हैं इस टेबल में, टेबल 9.5 में, अगर आप पर ग्राम डाई हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें तो गैसियस स्टेट में जो डाई हाइड्रोजन है वो 143 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है। जो डाई हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में वो लगभग इससे थोड़ा कम 142 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है पर मोल पर ग्राम। जबकि आप देख पा रहे हो एलपीजी है, मीथेन है, ऑक्टेन है, इन सब में जो एनर्जी का अमाउंट है काफी कम रिलीज हो रहा है इनकम्पैरेटिव टू डाई हाइड्रोजन। तो आपको लगना चाहिए डाटा देख के कि डाई हाइड्रोजन तो इनसे बेटर है भाई, कम ग्राम में ज्यादा एनर्जी मिल रही है, एफिशिएंसी हाइड्रोजन की ज्यादा है। लेकिन डाई हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में कैरी करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि डाई हाइड्रोजन बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है।
तो एक थ्रेड बना रहता है कि एक जगह दूसरी जगह लेके गए, जरा सा इसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, डाई हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए क्रायोजेनिक कंडीशन में रखना पड़ेगा जहां पे टेम्परेचर काफी लो हो। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करके इसको स्टोर किया जाए। हालांकि जो लिक्विड डाई हाइड्रोजन है उसका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है और हीट भी ठीक ठाक मिल रही है। इसी वजह से आजकल जो कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी हम यूज कर रहे हैं उसमें 5% लगभग जो है डाई हाइड्रोजन को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो एफिशिएंसी है सीएनजी की थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करती है। हालांकि जो गैसियस डाई हाइड्रोजन है उसको हम स्टोर कर सकते हैं अच्छे मेटल, जो कि देखिए आपने आपने आपसे बात हुई थी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स के बारे में, मेटेलिक हाइड्राइड्स के बारे में। कुछ मेटल्स हैं जिनके बीच में, जिनके एटम के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हाइड्रोजन जा सकती है, तो उनको हाइड्रोजन टैंक बनाने के काम में ले सकते हैं। तो डाई हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट by cooling to 20 Kelvin. This would require expensive insulated tanks of metal alloy like sodium, nickel का alloy हो, titanium, hydrogen या titanium metal खुद में हो, magnesium का alloy हो, are used for storage of dihydrogen in small quantities. In this way, hydrogen economy is an alternative. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. तो जिस डाइहाइड्रोजन के बारे में इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं उसकी कॉस्ट तो समझ लें कितनी है। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है। जो डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है। इसे हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनाते हैं। डाइहाइड्रोजन को हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनाते हैं और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी कोई चीप नहीं बैठती, काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। दूसरा भी एक तरीका हमारे पास रहता है डाइहाइड्रोजन को बनाने का, जिसमें हम FeCl2 की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, स्टीम से कराते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट्स हैं फाइनल वो हमारे पास केवल डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन ही मिलते हैं। बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, फिर से FeCl3 बन जाता है। लेकिन उसमें भी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है बनाने की डाइहाइड्रोजन डाइऑक्सीजन की। तो ओवरऑल डाइहाइड्रोजन एक चीप फ्यूल तो नहीं है कि आप सोचिए सस्ते में मिल जाएगा उसे यूज कर लेंगे। हाँ, दूसरे उसमें एडवांटेज है कि जो पोल्यूशन नहीं होने वाला है। हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल अगर यूज करेंगे तो वाटर ही बनेगा कंबशन के बाद और एनर्जी की अमाउंट काफी ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन ईश्वर ने भी कुछ सोचा ही होगा कि हाइड्रोजन को हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें कम परसेंटेज रखी। क्यों? उसे मालूम था इंसान ट्रक, कार, बाइक जरूर चलाएगा और हाइड्रोजन को अगर एज ए फ्यूल यूज करेगा तो सब जगह क्या रहेंगी, वाटर वेपर सी हो जाएंगी। वैसे 74% बाई वॉल्यूम बाई मास वाटर है यहाँ पर, और उसके बाद और वाटर बढ़ जाए हाइड्रोजन कंबशन से, उसको मालूम था। इसलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज काफी कम रखी गई है। ठीक है, तो एडवांटेजेस भी हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी के, दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर। कि भैया आपने साथ साथ जो है डाइहाइड्रोजन की टैंक दे दी सबको घर में, लो भाई डाइहाइड्रोजन के टैंक रख लो, उसका कंबशन कराओ, उससे जो एनर्जी रिलीज हो उससे आप सारे अप्लायंसेस चलाओ। जब स्पेस में जाते हैं तो यही काम करते हैं। स्पेस में डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन के टैंक ले जाते हैं और एक स्पेशल टाइप की डिवाइस होती है, सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्यूल सेल्स। आपने आज तक देखा नहीं होगा क्योंकि फ्यूल सेल का यूज हम जहां पर बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं वहीं यूज कर पाते हैं। तो फ्यूल सेल वो सेल्स हैं जिसमें कंबशन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबशन होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। जितने भी स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं वहां पे हम यूज करते हैं। तो nowadays it is also used in fuel cells for generation of electric power. It is expected
that economically viable and safe source of dihydrogen will be identified in the years to come. अब कौन करेगा, ईश्वर जानता है, परसेंटेज वैसे ही बहुत कम है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर कोई चांद पे जाए, वीनस पे जाए, मार्स पे जाए, तो पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन मिस यूनिवर्स है 74% बाई मास प्रेजेंट है यूनिवर्स में, लेकिन हमारे पास नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। तो कोई जाए तो हाइड्रोजन के टैंक बना के जाए, लेकिन सब कुछ बहुत कॉस्टली, आपको मालूम है। तो इसलिए ये जो बात इन्होंने कही, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिकली वायबल एंड सेफ सोर्सेज ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी आइडेंटिफाइड इन द इयर्स टू कम। तो मैं तो आज ही बता देता हूँ, मिल जाएंगे, जाके ले आओ, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। या फिर हमको ऐसा मेथड जो है ढूंढ लें जिससे डाइहाइड्रोजन की जो कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन है वो काफी कम आए, तो हम उसको एज ए फ्यूल यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा।